बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर विस्तार से। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सीमांचल से करते हैं, कोसी सीमांचल में, क्योंकि कोसी सीमांचल में आंधी बारिश से भारी तबाही हुई है और 2 लोगों की जान भी गई है। जब कोसी सीमांचल में तेज आंधी और बारिश ने कहर बरपाया है, कहीं पेड़ गिर गए तो कहीं पर छत उड़ गई, जब कहीं कहीं फसलें बर्बाद हो गई है। इस आंधी और बारिश के दौरान सहरसा में 2 लोगों की जान भी चली गई है। कुछ जगहों पर तो कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें सामने आई है। करीब 1 घंटे तक चली आंधी और बारिश ने दर्जनों पेड़ों और फिर घरों की छतें उजाड़ दी है। कहीं बिजली के खंभे उखड़ गए तो कहीं तार टूट करके गिर गए। कल रात से ही कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित है। इस आंधी और फिर बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। मक्का तो पहले ही बर्बाद हो चुका था, लेकिन इस बार केले के पौधे भी खेतों में गिर गए हैं। वहीं पर पेड़ों पर पकड़े हैं आम जमीन पर गिर गए। जब पेड़ों की टहनियां गिरने से मुख्य सड़क का लगभग एक हिस्सा बंद हो गया। वहीं पर पूर्णिया में तेज आंधी तूफान और बारिश का सबसे ज्यादा असर बिजली आपूर्ति पर पड़ा। शहरी इलाके से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक करीब 400 बिजली के खंभे और 8 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। इससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। दोस्तों लालू प्रसाद यादव के परिवार में चल रहे बवाल को लेकर के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा किया है कि तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाले जाने का नाटक इसलिए किया गया ताकि ऐश्वर्या राय से तलाक की सूरत में परिवार की बेनामी संपत्ति को बचाया जा सके। जीतन राम मांझी ने एक और सनसनीखेज दावा किया है कि जब ऐश्वर्या से शादी हो रही थी तब भी तेज प्रताप यादव किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। ये कहना है जीतन राम मांझी का। आपको बता दूं कि अनुष्का यादव से संबंध के बाद तेज प्रताप यादव के फेसबुक पेज से छपने और फिर डिलीट होने के बाद ज्यादातर बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन जीतन राम मांझी ने पहले दिन से ही लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीतन राम मांझी का आरोप है कि ये लालू यादव का नाटक है ताकि कोर्ट जब फैसले में गुजारा भत्ता देने को कहे तो तेज प्रताप यादव कह सके कि उनके पास देने के लिए संपत्ति ही नहीं है। जीतन राम मांझी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि तेज प्रताप को निकालना पार्टी और फिर परिवार से एक नाटक है लालू प्रसाद का। जब ऐश्वर्या की शादी हुई थी उस समय भी तेज प्रताप यादव किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा था। ये जानते भर में शादी किए, गलती ये हुई। जब दूसरी बात, शादी जब हुई तो मारपीट करके बेइज्जत करके घर से वो लड़की को निकाल दिया गया। जहाँ जो लड़की दारोगा प्रसाद राय की पोती थी, ऐसा जघन्य काम उस समय किया गया था। लालू प्रसाद का जमीर कहाँ चला गया था, इसलिए हम नाटक कहते हैं। दोस्तों 6 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दूं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत करीब 6 लाख शिक्षकों को साल में 2 बार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को कार्य योजना भेज दी गई है। परिषद द्वारा ही शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सप्ताह भर का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में ये प्रशिक्षण आवासीय होगा। दोस्तों दलित बच्चे की मौत पर तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार का कच्चा चिट्ठा निकाला है। दरअसल बात यह है कि पीएमसीएच में दलित बच्चे की जान जाने की घटना ने नीतीश सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। मामले में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर पीएमसीएच के अधीक्षक को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बचाने के लिए कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई। जहाँ तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये पूरी कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति के लिए ही की गई है। जहाँ तेजस्वी यादव ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए बताया है कि वर्तमान पीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर IAS ठाकुर पिछले साल 31 जनवरी को रिटायर हो रहे थे। जहाँ उसके 3 दिन पहले 28 जनवरी को हमारी सरकार गई। नई सरकार बनने के बाद बिहार में नया स्वास्थ्य मंत्री बना। नई सरकार बनने के बाद बिहार में नया स्वास्थ्य मंत्री बना भी नहीं था। 1 फरवरी को नीतीश कुमार ने IAS ठाकुर को एक्सटेंशन दे दिया। ये सब पीएमसीएच में बन रहे 5000 करोड़ के अस्पताल के लिए किया गया। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब तक अस्पताल का काम चलेगा IAS ठाकुर को कुछ भी नहीं होगा। जब बिहार सरकार को उनसे ज्यादा काबिल कोई नहीं मिल पाया है। तेजस्वी यादव ने
इस पूरी घटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी नहीं बख्शा है। जहां तेजस्वी यादव ने कहा है कि मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग का अमंगल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस उपाध्यक्ष को सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई उसे पहले ही मैंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए पद से हटा दिया था, जहां उनकी जगह डॉक्टर सरफराज को नियुक्त किया, लेकिन हमारी सरकार के हटने के बाद फिर से मंगल पांडे ने उन्हें नियुक्त कर दिया। जहां तेजस्वी यादव ने पूरी कार्रवाई को लीपापोती बताया है, जब कुछ दिन बाद उन्हें फिर से वापस लाया जाएगा। जहां तेजस्वी यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने मंगल पांडे पर स्वास्थ्य विभाग में नई बहालियां नहीं होने देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमने 17 महीने में मिशन बुनियाद मिशन 60 की शुरुआत की, जहां हमने रेफरल स्कीम लाया था, लेकिन उस स्कीम का क्या हुआ। दोस्तों, अगर आपको कहीं पर कोई सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति पड़ा हुआ मिले तो आप तुरंत उसको उठा करके अस्पताल ले जाइए और आपको 10,000 रुपये इनाम मिल जाएगा। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये बिहार सरकार कह रही है। जहाँ अगर आप किसी घायल व्यक्ति को, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाते हैं तो आप 10,000 रुपये का इनाम का हकदार हो जाएंगे। जी हाँ, बिहार सरकार इस तरह के कार्य करने वालों को सम्मानित करती है। सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता और फिर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। सड़क दुर्घटनाओं में किसी भी घायल के लिए शुरुआती 1 घंटे का समय गोल्डन आवर माना जाता है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। इस स्वर्णिम समय में घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाले लोगों को गुड सेमेस्टिन कहा जाता है। ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से 10,000 रुपये की नगद राशि से सम्मानित किया जाता है। जब प्रत्येक वर्ष ऐसे गुड सेमेटेरियन को जिला, राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाता है। उन्हें सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र, मोमेंटो शॉल और 10,000 रुपये की नगद राशि दी जाती है। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मददगार बने 84 गुड सेमेटेरियन को सम्मानित किया गया। इसमें सबसे ज्यादा संख्या पूर्वी चंपारण जिले की है, जहां के 19 अच्छे मददगारों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा अररिया, मधुबनी, समस्तीपुर और वैशाली जिले के 4 अच्छे मददगारों को सम्मानित किया जा चुका है। जब पिछले साल 15 अगस्त को 91 ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया था। इस योजना की शुरुआत मई 2015 से की गई थी। आपको बता दूं कि इस योजना की शुरुआत मई 2015 से की गई है। जहां केंद्र सरकार के स्तर पर इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य सरकार ने भी इसे लागू कर दिया है। सड़क दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए सबसे पहले स्थानीय दुकानदार, निवासी, राहगीर और पुलिसकर्मी आगे आते हैं। इनकी पहचान 2 तरीके से की जाती है। पहला, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराने वाले व्यक्ति की जानकारी अस्पताल की तरफ से रखी जाती है। सड़क दुर्घटना का समय और फिर दुर्घटना के स्थान के संबंध में अस्पताल की तरफ से अच्छे मददगार व्यक्ति को एक पावती रसीद दी जाती है। दूसरा, दुर्घटना की जानकारी गुड सेमेटरिंग पुलिस को देते हैं। इसके बाद पुलिस भी एक पावती रसीद देती है। इसमें संबंधित व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, पता, स्थान, दुर्घटना की तिथि और समय की जानकारी होती है। किस प्रकार पीड़ित की मदद की गई है इसका विवरण भी उसमें दर्ज होता है। इस रसीद की एक प्रति जिला मुख्यालय समिति को भी दी जाती है। दोस्तों, भारत विविधताओं और परंपराओं का देश है। यहाँ हर राज्य, हर गांव और हर समुदाय की अपनी संस्कृति और मान्यताएं हैं। जब कुछ परंपराएं ऐतिहासिक महत्व रखती है तो कुछ केवल सामाजिक आस्था और फिर अंधविश्वास पर आधारित होती है। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रथाएं आज भी देश के कुछ हिस्सों में निभाई जा रही है, जो न केवल वैज्ञानिक सोच के खिलाफ है बल्कि मानवीय दृष्टि से भी शर्मनाक और अस्वीकार्य है। ऐसा ही एक अजीब परंपरा आज भी भारत के कुछ गाँव में निभाई जाती है। यहाँ पर बारिश के लिए लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाना, ये न सिर्फ स्त्री सम्मान और मानवाधिकारों के खिलाफ है बल्कि ये दिखाता है कि आज 21वीं सदी में भी हम कहीं ना कहीं अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हुए। जहाँ आपको बता दें कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर अधिकांश लोग खेती पर निर्भर है। यह खेतों को उपजाऊ और फिर हरा भरा बनाए रखने के लिए समय पर बारिश होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब मौसम साथ नहीं देते और फिर बारिश नहीं होती है तो फिर कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसका कारण वैज्ञानिक या फिर पर्यावरणीय न मान करके देवताओं की नाराजगी मानते हैं। इसी सोच के चलते कई इलाकों में देवताओं को खुश करने के लिए तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। कहीं यज्ञ किए जाते हैं, कहीं मृगशिरा नक्षत्र में पूजा पाठ होती है। लेकिन कुछ जगहों पर इस आस्था की आड़ में निर्दोष लड़कियों को मानसिक और सामाजिक यातना दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय जानकारी के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी परंपरा निभाई जाती है। यहाँ पर बारिश नहीं होने पर छोटी बच्चियां और फिर लड़कियों को रात के समय निर्वस्त्र करके खेतों में घुमाया जाता है। इन लड़कियों के माता पिता खुद इन्हें इस शर्मनाक
कार्य के लिए बाहर भेजते हैं, ये मान कर कि इससे बारिश के देवता प्रसन्न होंगे और फिर मेघ वर्षा करेंगे। इस गांव में यह अंधविश्वास सालों से चला आ रहा है और इसे परंपरा का नाम दिया गया है। गांव वाले इसे पवित्र कार्य मानते हैं, लेकिन ये सोच इस बात को नज़रअंदाज कर देती है कि ये एक तरह की सामाजिक हिंसा है, विशेष करके मासूम बच्चों के खिलाफ। ये जानना जरूरी है कि इन परंपराओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मौसम परिवर्तन, सूखा, बारिश न होना, ये सभी पर्यावरणीय, भौगोलिक और फिर जलवायु चक्र से जुड़े विषय हैं, जिनका समाधान विज्ञान और सतत विकास में है, न कि निर्दोष बच्चों को निर्वस्त्र करके खेतों में घुमाने में। ऐसी प्रथाएं न केवल महिला अधिकारों का हनन करती है, बल्कि पूरे समाज की सोच पर भी सवाल खड़े करती है कि क्या एक सभ्य समाज में ऐसी परंपरा को चलन देने में बने रहना चाहिए या नहीं। दोस्तों, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे शारीरिक शिक्षक शिक्षा मंत्री की घेराबंदी कर दी है। जहां आपको बता दें कि बिहार के शारीरिक शिक्षकों ने बुधवार को पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय के बाहर जमकर के विरोध प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि उन्हें केवल 8,000 रुपये मानसिक वेतन दिया जा रहा है, जो पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण और अपमानजनक है। जब प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जब कार्यालय पहुंचे तो फिर हालात बेकाबू हो गए और सुरक्षा में खलल पड़ गई। जहां प्रदर्शन कर रहे शारीरिक शिक्षकों ने कहा कि वे स्कूलों में 100% योगदान दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें मात्र 8,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है। एक प्रदर्शनकारी शिक्षक ने कहा है कि हमसे पूरे समय की ड्यूटी ली जाती है, लेकिन वेतन संविदा कर्मियों से भी कम दिया जा रहा है। हमें समान काम के बदले समान वेतन चाहिए। इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। जैसे ही शिक्षा मंत्री अपनी गाड़ी की ओर आगे बढ़े तो फिर आक्रोशित शिक्षकों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान उनकी गाड़ी को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हालात बिगड़ते देख करके सुरक्षा कर्मियों ने मंत्री को भीड़ से सुरक्षित निकाल करके जदयू कार्यालय के भीतर पहुंचाया। दोस्तों, बिहार में मानसून आंख मिचौली की खेल खेल रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में 2025 का मानसून फिलहाल एक बार फिर से अटका हुआ नजर आ रहा है। सोमवार की रात से कुछ जिलों में हल्की प्री मानसून बारिश दर्ज की गई, लेकिन भागलपुर और उसके आसपास के इलाकों में कल सूखे ही रहे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून बंगाल सीमा पर ठहर गया है और इसके पीछे पूर्वीय हवा का कमजोर होना बड़ी वजह है। IMD भागलपुर के मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार बताते हैं कि पछुआ हवाएं इस समय ताकतवर है, जो अरब सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक तेजी से बढ़ रही है। इन हवाओं के प्रभाव से पूर्वीय कमजोर हो गई है। नमी युक्त बादलों को आगे बढ़ाने वाली ऊर्जा कम हो जाने से मानसून फिलहाल स्थिर है। ये स्थिति तब तक बनी रह सकती है जब तक पूर्वी हवाओं को फिर से गति और फिर नमी नहीं मिलती है। वहीं पर 4 जून से 8 जून के बीच भागलपुर जिले के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पर बिहार के पूर्वी हिस्सों में तेज हवा और फिर आंधी पानी की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, अररिया से शुरू होने वाली NH 327E पर यात्रा उस समय थम जाती है जब वाहन बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हैं। जब बंगाल की सीमा शुरू होते ही सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देने लगते हैं। NH का बंगाल वाला हिस्सा इन दिनों वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हालांकि ये खराब स्थिति करीब 150 मीटर तक ही दिखाई देती है। इसके बाद बंगाल में भी सड़क की मरम्मत की गई है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण बिहार और बंगाल के बीच करीब 150 मीटर सड़क निर्माण कार्य बाकी रह गया था। यहाँ बंगाल पुलिस खड़ी होकर के वाहनों का जांच करती है। हाल के दिनों में बिहार बंगाल सीमा से पानी टंकी तक सड़क की स्थिति काफी खराब हो गई थी। ये सड़क पहले से ही सिंगल मोड में थी। चाहे बड़ी गाड़ी हो या फिर छोटी गाड़ी, खराब सड़क के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती थी। हाल के दिनों में जब सड़क की मरम्मत शुरू हुई तो फिर लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन बिहार बंगाल सीमा पर बिना मरम्मत के छोड़ी गई सड़क को देख करके लोग हैरान रह गए। मरम्मत के बाद बची हुई सड़क को काला कर दिया गया है। ये सड़क काफ़ी व्यस्त रहती है। आपको बता दें कि NH 327E के चौड़ीकरण के बाद ये सड़क आज सबसे व्यस्त सड़कों में से एक बन गई है। जब पूर्वोत्तर से दिल्ली या फिर पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत जाने वाले वाहन इसी सड़क पर चलते हैं। अच्छी सड़कें और कम दूरी होने के कारण इस सड़क पर भारी वाहनों का आवागमन बढ़ गया है। दोस्तों, बिहार के गया जिले के गुरुपा थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण डॉक्टर को पेड़ से बांध करके पीटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो आपको विचलित कर सकती है और ये फेसबुक और यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, इसलिए हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, बस आपको खबर ही बता रहे हैं और ये बहुत ही दुखद खबर है। इस घटना को लेकर के RJD नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला किया है और बिहार की स्थिति को तालिबान से भी बदतर करार दिया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने X सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बिहार में स्थिति तालिबान से भी खराब है। जब गया जिले में
एक लड़की के साथ गलत काम किया गया और उस लड़की की मां का इलाज कराने गए डॉक्टर को आरोपियों ने पेड़ से बांध करके बुरी तरीके से पीटा। जहां उन्होंने आगे कहा है कि पिछले 20 वर्षों में एनडीए सरकार के भ्रष्टाचार ने पुलिस और प्रशासन को अपराध रोकने और अपराधियों को सजा दिलाने में असमर्थ बना दिया है, जिसके कारण लोग खुद ही कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर हो रहे हैं। जब बिहार में अराजकता का माहौल है, मुख्यमंत्री बेखबर है और सरकार नशे में है, अधिकारी और मंत्री केवल खजाना लूटने में व्यस्त है। वहीं पर गया पुलिस ने बताया है कि मंगलवार को पेट्रोलिंग के दौरान डायल 112 को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को पेड़ से बांध करके पीटा जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और उसको छुड़ाया। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह फिर से एक बार नीतीश सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया अपने फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि 20 बरस से बिहार एनडीए की नाकाम निकम्मी सरकार। तेजस्वी यादव ने इस स्लोगन के साथ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लगा करके दिया है। इस फोटो में एक व्यक्ति के सर पर एक पोटली है और उसमें लिखा गया है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, गरीबी, बदहाल, शिक्षा पलायन, बाढ़, सुखाड़, बेरोजगार। तेजस्वी यादव के इस ट्वीट में लिखा गया है कि 20 साल से बिहार में एनडीए की निकम्मी सरकार है। गौरतलब है कि बिहार में हर दल चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। बीजेपी जी जान से चुनाव अभियान में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सुपर एक्शन में है। राहुल गांधी 4 बार बिहार आ चुके हैं और 5 बार आने वाले हैं। अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क पर है। जहां उसके केंद्रीय नेता लगातार बिहार पहुंच रहे हैं, लेकिन आरजेडी और उसके नेता तेजस्वी यादव केवल फेसबुक और ट्वीट पर सकड़े नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बिहार का सुगंधित चावल कतरनी धान अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी महक और स्वाद से लोकप्रिय हो रहे हैं। इसे और बढ़ावा देने के लिए अब बिहार सरकार किसानों को प्रति एकड़ 6,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। अगर आप किसान हैं और कतरनी चावल, कतरनी धान का अगर आप खेती करते हैं तो इसके आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि 6,000 रुपये प्रति एकड़ तक की बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है। इस पहल का उद्देश्य कतरनी की खेतों का रकबा बढ़ा करके 800 एकड़ में 2,000 एकड़ तक करना है। जहाँ आपको बता दें कि कतरनी धान को जीआई टैग प्राप्त है, जो इसकी गुणवत्ता और फिर क्षेत्रीय पहचान को दर्शाता है। ये धान खास करके अपनी सुगंध और फिर स्वाद के लिए पहचाना जाता है और बिहार के सीमित क्षेत्र में ही इसकी पारंपरिक खेती होती रही है। सरकार की योजना के अनुसार किसानों को 2 किस्तों में कुल 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अगर आप किसान हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, चुनावी मौसम के चलते बिहार में कई नई योजनाओं का आगाज हो रहा है। इस दौरान बिहार के सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए कई परियोजनाओं पर चर्चा की जा रही है। हाल ही में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, जिसे 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच 6 लेन सड़क का नया रूट मैप भी जारी कर दिया गया है। जब बिहार के लिए 2025 महत्वपूर्ण वर्ष है, इस संदर्भ में कई योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। हाल ही में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का लाभ बिहार वासियों को मिला है। जब नए रूट मैप के अनुसार 6 लेन सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस सड़क की कुल लागत 18,042 करोड़ रुपए होगी और इसे 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। हाल ही में जारी मार्ग मैप के अनुसार पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे दिघारा, हाजीपुर, छपरा राजमार्ग से शुरू होगा। इसके बाद ये नदी पुरानी होकर के पाटेलपुर, राजापाकर, लक्ष्मीपुर और बाकी कई सारे और बढ़ते हुए जाएगा। दोस्तों, आरजेडी के एक नेता ने अपने बुजुर्ग विधवा मां को मारपीट करके उसे घर से बाहर निकाल दिया है। जी आरजेडी के एक नेता ने ऐसा कुकर्म किया है। दरअसल बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक आरजेडी नेता ने बुजुर्ग विधवा मां को मारपीट करके उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी लगे कि बुजुर्ग मां के फर्जी हस्ताक्षर करके बेटे ने सारी संपत्ति अपने नाम कर लिया है। यह सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्यांग पिता और फिर रिटायर्ड बीडीओ हैदर अली समेत विधवा मां सदरुन्निसा को उनके एक लौते बेटे जावेद अख्तर उर्फ मुन्ना ने पागल तक करार दे दिया है। आरजेडी नेता मुन्ना ने खेत पर गई मां को बंदूक के बल पर खदेड़ दिया, जिसकी सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन बेटा ने बुजुर्ग मां को मारपीट करके घर से बेदखल कर दिया है। अब बुजुर्ग महिला इधर उधर भटक रही है। बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खा रही महिला रिटायर्ड बीडीओ की पत्नी है। जब वहीं पर बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित करने वाला जावेद अख्तर उर्फ मुन्ना इस महिला का इकलौता पुत्र है। बुजुर्ग महिला सदरुन्निसा ने प्रशासन और सरकार से न्याय के लिए गुहार लगा रही है। दोस्तों,
बिहार में गिरती कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण मुजफ्फरपुर की दलित लड़की के साथ गलत काम करने के मामले में युवा कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन किया है। जब मौके पर दिल्ली से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक दिव्यांश गिरिधर ने कहा कि वर्तमान समय से बिहार के कानून और फिर स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। यह चंद मुट्ठी भर अधिकारी बिहार चला रहे हैं। हर दिन हत्या, लूट और फिर लड़कियों के साथ गलत काम हो रहा है। पुलिस शराब के पीछे दिन भर लगी रहती है। जब पिछले दिन मुजफ्फरपुर की एक दलित लड़की के साथ गलत काम किया गया और उसकी जान चली गई। इसके बाद पीड़िता को पीएमसीएच में भर्ती नहीं की गई। 6 घंटे तक एम्बुलेंस में घुमाया गया। इससे अगले दिन ही उसकी जान चली गई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, इस छठ पर्व में जो लोग घर आएंगे उन्हें दोबारा और वापस जाने की जरूरत नहीं होगी। ये कहना मेरा नहीं बल्कि ये कहना है प्रशांत किशोर का। उन्होंने कहा है कि पलायन खत्म कर देंगे, ये वादा किया है। अच्छा, बिहार में छठ पूजा के लिए दूसरे प्रदेश में काम करने वाले लोग अपने घर पर लौटेंगे, लेकिन इसके बाद फिर से उन्हें परिवार से दूर रह करके काम करने के लिए पलायन की जरूरत नहीं होगी। उन्हें बिहार में ही काम दिया जाएगा। ये वादा जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने किया है। जहाँ आपको बता दें कि सारण की तरैया में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब तक आप लोग लालू जी के बच्चों और फिर मोदी नीतीश का चेहरा देखकर के वोट करते थे, जिससे आपको कोई भी फायदा नहीं होता था। जहाँ इस बार वोट देने से पहले अपने बच्चों को देखिएगा, उसके बाद वोट दीजिएगा। उन्होंने कहा है कि हमें नाली गली नहीं चाहिए, मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, सबसे पहले घर पर रोजगार मिलना चाहिए। जब पैसा आएगा तो हम खुद राशन खरीद लेंगे। जब इस दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अगली बार उनकी सरकार बनी तो फिर हर महिला को 1 लाख रुपए कर्ज के तौर पर दिया जाएगा, जिससे वे घर पर ही अपने परिवार के लिए कोई रोजगार कर सकेगी। इसके लिए सालाना 4% सूद भी लिया जाएगा। वहीं पर बिहार के सरकारी स्कूलों पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये बच्चे सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए आते हैं। यहाँ पर पढ़ाई की स्थिति कैसी है ये सबको पता है। अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर गरीबों के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे और उनकी फीस हमारी सरकार भरेगी। जनसुराज नेता ने कहा है कि 60 साल से अधिक उम्र के सभी महिला और फिर पुरुष को हर महीने 2000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। उन्होंने फिलहाल मिलने वाले 400 रुपये पेंशन पर सवाल उठाया है और कहा है कि इससे ज़्यादा एक भिखारी की आमदनी होती है। दोस्तों, नीतीश सरकार ने महिलाओं पर मेहरबान हुआ है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के अहम फैसला लिया है। साथ ही साथ पुलों के रखरखाव को लेकर भी नीतीश कैबिनेट में कई निर्णय लिया गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 47 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिनमें शिक्षा, महिला सुरक्षा, शहरी विकास और फिर बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई कई अहम योजनाएं शामिल है। सबसे बड़ा फैसला 4863 नए पदों के सृजन से जुड़ा है, जिसमें शिक्षा विभाग और फिर नगर विकास एवं आवास विभाग सहित कुल 9 विभागों को शामिल किया गया है। वहीं पर घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा के लिए राज्य के सभी 36 जिलों में संरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इसके तहत महिला एवं बाल विकास नियम के तहत 362 अनुमंडल स्तरीय अधिकारियों समेत 390 संरक्षा पदों का सृजन किया गया है। ये अधिकारी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण और फिर सहायता प्रदान करेंगे। ये नियुक्ति महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रभाव क्रियान्वयन के तहत की जाएगी। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पद और फिर नगर विकास एवं आवास विभाग में 13 से 50 पद सृजित किए जाएंगे, जिससे इन विभागों की कार्य क्षमता में वृद्धि की उम्मीद है। दोस्तों, जीतन राम मांझी की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में दुगनी सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले कम से कम दुगनी सीटों पर दावेदारी कर रही है। जी, आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा रहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीटें मिली थी, जिसमें 4 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। इस बार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 15 में से 20 सीटों पर दावेदारी कर रही है। इसमें मगध के साथ साथ पार्टी का दावा उत्तर एवं पूर्व बिहार और फिर सीमांचल की कुछ सीटों पर भी है। यह पार्टी का मानना है कि ये दावेदारी गलत नहीं है। पार्टी ने स्थापना के बाद 2015 में अपना पहला विधानसभा चुनाव 21 सीटों पर लड़ा था। हालांकि उस समय जदयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी। जिस सूत्रों के अनुसार एनडीए में सीटों के बंटवारे पर जुलाई में निर्णय हो सकता है। दरअसल पिछले चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने गया के बाराचट्टी, टिकारी और इमामगंज जबकि जमुई के सिकंदरा सीट से जीत दर्ज की थी। इसके अलावा जहानाबाद की कस्बा, औरंगाबाद की कुटुंबा और पूर्णिया की कस्बा सीट से भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एक नेता ने कहा है कि पहले से पार्टी काफी ज्यादा
मजबूत हुई है और ऐसे में इस बार गया, जहानाबाद, औरंगाबाद के अलावा नवादा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा जैसे जिलों में भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा काफ़ी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों, संसद के मानसून सत्र की तारीख घोषित हो गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। जब विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर और फिर पहलगाम दहशतगर्द हमले को लेकर के लगातार की जा रही संसद के विशेष सत्र की मांग के बीच सरकार ने ऐलान किया है। यह संसद के मानसून सत्र में बीमा संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। विधेयक में बीमा क्षेत्र में FDI की समीक्षा बढ़ाकर के 100% करने की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विधेयक का मसौदा तैयार है और इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। दोस्तों, पटना के लोकप्रिय शिक्षक खान सर की शादी और रिसेप्शन इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वीडियो, तस्वीरें और बधाइयों की बाढ़ ने इस मौके को एक राष्ट्रीय चर्चा बना दिया है। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच एक भावनात्मक मोड़ भी सामने आया है, जो मिला गुरु रहमान की पीड़ा से। गुरु रहमान, जो कभी खान सर के बेहद करीबी माने जाते थे, मीडिया से बातचीत करते हुए वो भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि मैं बेइंतहा दर्द में हूँ। उन्होंने कहा था कि दोनों भाई एक जैसे सूट पहनेंगे। मैंने डांस करने की भी बात कही थी। गुरु रहमान ने बताया है कि उन्होंने पूरे दिन अपनी पत्नी और बच्चों को तैयार रहने को कहा, शायद कोई बुलावा आ जाए, लेकिन रात 9 बजे तक वे आस लगाए बैठे रहे। उनकी ये बात न केवल उनकी आशा का प्रतीक है, बल्कि एक टूटे रिश्ते की पीड़ा भी उजागर करती है। गुरु रहमान ने खुद को आमंत्रण न मिलने का कारण बताते हुए कहा है कि शायद मैं उनके स्तर का नहीं हूँ। इतना दर्द है कि मैं तो बजरंगबली से पूछ रहा हूँ कि मैं इतना गरीब कैसे हो गया भाई। जहाँ उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर लोगों को गहराई से भावुक कर दिया है। जहाँ पर एक और खान सर की शादी की तस्वीरें और वीडियोस बधाइयों के साथ वायरल हो रही हैं, वहीं पर इस विवाद पर उनकी ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों, बिहार में एनडीए की राजनीति इन दिनों हिस्सेदारी के रथ पर सवार है। हो ये रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को लेकर के दबाव की राजनीति का रंग कुछ इतना गहरा जाता है कि राजनीतिक गलियारों में इसे गठबंधन में मतभेद माने जाने लगा है। इन दिनों हिस्सेदारी के सवाल पर कुछ ऐसे विरोध के सुर एनडीए के साथी दल उठने लगे हैं। इसी की एक कड़ी है उपेंद्र कुशवाहा का ताज़ा रुख। जहाँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिन पहले भी अपनी नाराजगी का संकेत दिया था। तब उन्होंने एक जनसभा में संकेत भी दिया था। तब उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में एनडीए नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा को कद्दू की बत्ती समझते हैं कि उंगली दिखाएंगे और गल जाएगा। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा किसी की उंगली दिखाने से गलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी ताकत साथ है। यह पिछले अनुभव से सबक लेकर के आगे के लिए रास्ता दुरुस्त रखना है। जब कुछ लोगों में गलतफहमी आ गई थी, हम लोग जब एक ही नाव पर सवार हैं, तो फिर अकेले उपेंद्र कुशवाहा कैसे डूबेगा? उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो आप भी डूबेंगे। अब सवाल है कि नाराजगी की वजह क्या है। दरअसल पहले तक तो नाराजगी के सुर में सीटों की हिस्सेदारी को लेकर के दबाव बनाना भर था। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय लोक मोर्चा कम से कम 15 सीटों को जीतने के अनुकूल मानती है, पर भीतरी सूत्र ये बताते हैं कि पार्टी का मानना है कि उनका जनाधार ज़्यादा है, इसलिए अन्य साथी दलों से कमतर आंका ना जाए। परंतु लोकसभा और फिर विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहने के कारण वे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 5 सीटों पर राजी हो जाएंगे। पर इन दिनों नाराजगी का एक नया स्वर भी दिखा है। जब प्रधानमंत्री मोदी की विक्रमगंज वाली रैली में उपेंद्र कुशवाहा को वैसी सीट नहीं मिली जैसी उन्हें उम्मीद थी, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी नहीं लिया। एक तो करेला ऐसे ही करवा, ऊपर से चढ़ गया नीम। समझिए ऐसे कि पहले पीएम मोदी के नाम नहीं लिया, उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने किसी भी आयोग या कमेटी में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के किसी भी नेता को शामिल नहीं किया। दोस्तों, बिहार में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने बिहार के 12 जिलों में भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज बारिश के साथ साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। वहीं पर 17 अन्य जिलों में येलो अलर्ट की घोषणा की है, जहां पर हल्के से मध्यम बारिश के साथ तेज हवा चलने की उम्मीद है। वहीं पर राजधानी पटना समेत कई इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। उमस भरी गर्मी के बीच ये मौसम थोड़ा सुकून जरूर ला सकता है, लेकिन बिजली, तेज हवा और फिर बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता
बरतने की सलाह दी है। जब मौसम विभाग के अनुसार इन बदलाव की प्रमुख वजह बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र है। जब मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में लोगों को खुले में ना निकलने और फिर बिजली के खंभों से या फिर पेड़ों के नीचे खड़े ना होने की सलाह दी गई है। दोस्तों, बिहार सरकार अब बिहार के गांव-गांव में फैले जल स्रोतों का डिजिटल नक्शा और विवरण तैयार करने की दिशा में बड़ी पहल करने जा रही है। गांव-गांव ये चीज़ होगा बिहार की। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से प्रकाशित गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार में अब जिलों और फिर प्रखंडों के साथ साथ गाँव एवं पंचायत स्तर के तालाब, आहर, पईन जैसे जल स्रोतों की विस्तृत जानकारी भी शामिल की जाएगी। जब मुख्य सचिव अमृतलाल मीना की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय से बैठक में इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई है। बैठक में तय किया गया है कि पूर्णिया और सहरसा प्रमंडल के जिलों से कुछ इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इन जिलों के गजेटियर में गांव के जल स्रोतों का मानचित्र सहित विवरण प्रकाशित होगा। इसके बाद अन्य जिलों के गजेटियर में भी ये जानकारी चरणबद्ध तरीके से जोड़ी जाएगी। दोस्तों, बिहार में जेडीयू में तय हो गया है कि आखिर वे कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि सूत्रों के मुताबिक 100 से 110 सीटों पर दावेदारी की जा सकती है जेडीयू की। जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में यह निर्णय लिया जाएगा। उम्मीदवारों की सूची जिला सम्मेलनों में उनकी सक्रियता के आधार पर तैयार की गई है। एनडीए के स्तर पर बड़ी बैठक से पहले जेडीयू के नेतृत्व अपनी कोर कमेटी के साथ मिलकर के सामूहिक निर्णय लेगा। जानकारी के अनुसार जेडीयू की कोर कमेटी की बैठक में इस बात पर निर्णय होना है कि जेडीयू एनडीए के भीतर कितनी सीटों पर अपने दावेदारी रखेगी। या सूत्रों के मुताबिक ये संख्या 100 से 110 सीटों के बीच हो सकती है। जेडीयू के प्रदेश नेतृत्व ने इस संख्या को ध्यान में रखते हुए सीटों का चिन्हित किया है। ये वे सीटें हैं जिन पर जेडीयू के विधायक हैं और पूर्व के चुनावों में पार्टी को जीत मिली थी। यह कोर कमेटी के निर्णय के बाद एनडीए की बैठक में इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। सीटों के बंटवारे को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में होने वाली बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मौजूद रहेंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की सियासी इंटरी पर अटकलें तेज है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की दस्तक से पहले बिहार की सियासी जमीन तपने लगी है। अब केंद्र सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। लोजपा रामविलास सांसद अरुण भारती के अनुसार चिराग पासवान शाहबाद के किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और यही बात अब बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रही है। एलजेपी रामविलास लगातार खुद को बिहार की भविष्य की राजनीति के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। ऐसे में अगर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में मैदान में खुद में उतरते हैं तो ये न सिर्फ उनकी राजनीतिक भूमिका को नई दिशा देगा बल्कि बीजेपी, जेडीयू और फिर राजद के समीकरणों को भी सीधा चुनौती देगा। चिराग पासवान पहले ही कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि उनकी पार्टी बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में उभरना चाहती है। उनका विधानसभा चुनाव में उतरना खास करके शाहबाद क्षेत्र जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीट से कई दलों की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। चिराग पासवान की संभावित उम्मीदवारों की खबरें से बीजेपी, जेडीयू और राजद के भीतर बेचैनी देखी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि एनडीए और फिर इंडिया गठबंधन दोनों ही इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। जब बीजेपी के कुछ नेता चिराग पासवान को शेखपुरा से चुनावी मैदान में उतारने को राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, वहीं पर जेडीयू और राजद इस चुनौती से निपटने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से पिता बन गए हैं। इस बार उनके घर बेटे ने जन्म लिया है। 27 मई को कोलकाता के एक अस्पताल में राजश्री यादव ने बेटे को जन्म दिया। लालू परिवार कोलकाता में अपने नन्हे मेहमान के स्वागत के लिए पहुंचे थे। फिलहाल राजश्री और तेजस्वी यादव के बच्चे कोलकाता में ही हैं। हालांकि तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं, जहाँ तेजस्वी के लौटते ही राबड़ी आवास में खुशियों का माहौल है। आज सुबह सुबह राबड़ी आवास के बाहर भारी संख्या में महिलाएं पहुँच गई, जब महिलाओं ने राबड़ी आवास के बाहर सोहर गा करके अपनी खुशी व्यक्त की है, जताई है। बताया जा रहा है कि लालू यादव सुबह सुबह घूमने के लिए निकले थे। जब वे वापस लौटे तो फिर उनके घर के बाहर भारी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। महिलाएं सोहर गा करके तेजस्वी को बधाई दे रही थी। महिलाओं का कहना था कि वे लालू यादव की पोती होने पर उनके घर आई हैं। वो तेजस्वी यादव के पिता बनने पर उन्होंने बधाई देने आई हैं। अब वो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर भी उन्हें बधाई देने आएंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को पहले से एक बेटी है जिसका नाम कात्यायनी है। वहीं पर अब उन्हें बेटा हुआ है जिसका नाम लालू यादव और राबड़ी देवी ने इराज रखा है, जिसके बाद तेजस्वी यादव राजश्री ने इसे इराज लालू यादव कर दिया। यानी कि तेजस्वी यादव के बेटे का नाम इराज लालू यादव है। इराज
फिलहाल कोलकाता में है। सूत्रों की माने तो जल्द ही राजश्री अपनी बच्चों के साथ पटना लौटेंगी, जिसके बाद लालू परिवार एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। दोस्तों, क्या आपको खुदा हाफिज और अल्लाह हाफिज में अंतर नज़र आता है? दरअसल 99% लोग नहीं जानते हैं इन दोनों के बीच में खुदा हाफिज और अल्लाह हाफिज। आप भी शायद बोलते होंगे खुदा हाफिज किसी को या फिर अल्लाह हाफिज। आपको बता दूं कि इस्लाम धर्मों को मानने वाले लोग अक्सर दुआ और सलाम के लिए खुदा हाफिज और अल्लाह हाफिज बोलते हैं। जहाँ अल्लाह हाफिज और खुदा हाफिज को लेकर के समय समय पर बहस होती रहती है। जहाँ जावेद अख्तर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस पर बयान दिया था जो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसने फिर से लोगों के बीच खुदा हाफिज और अल्लाह हाफिज की बहस को उभार दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि खुदा हाफिज और अल्लाह हाफिज में क्या अंतर होता है, दोनों शब्द को लेकर के बहस क्यों होती है। दरअसल मुस्लिम लोग विदा लेते वक्त खुदा हाफिज और अल्लाह हाफिज का इस्तेमाल करते हैं। अगर दोनों शब्दों के मतलब को देखें तो फिर दोनों के मतलब एक जैसे ही होते हैं कि अल्लाह आपकी हिफाजत करे। फिर एक सवाल मन में आता है कि जब दोनों के मतलब एक जैसे होते हैं तो फिर दोनों शब्द को लेकर के इतना विरोधाभास क्यों देखने को मिलता है? दरअसल इस विरोधाभास के पीछे इन शब्दों की उत्पत्ति है। खुदा हाफिज एक फारसी भाषा का निकला हुआ शब्द है, वहीं अल्लाह हाफिज अरबी भाषा का शब्द है। जावेद अख्तर ने अपने इंटरव्यू के दौरान इन दोनों शब्दों के बीच का फ़र्क समझाते हुए शिया और सुन्नी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि खुदा फारसी का शब्द है जो ईरान में ज़्यादा बोला जाता है। आपको बता दें कि फ़ारसी भाषा में निकले हुए शब्दों की उत्पत्ति ईरान से हुई थी। जावेद ने आगे कहा कि कट्टर सुन्नी मुस्लिम अल्लाह हाफिज लेकर के आए क्योंकि खुदा सबका होता है। पिछले कुछ समय से भारतीय उपमहाद्वीप में अल्लाह हाफिज शब्द का चलन काफ़ी बढ़ा। जब पिछले कुछ समय में खुदा हाफिज से अल्लाह हाफिज की तरफ झुकाव हुआ है। खास करके पाकिस्तान जैसे देशों में ये मान्यता है कि खुदा एक आम शब्द है, जबकि अल्लाह ख़ास इस्लामी है। इसलिए वहाँ लोग अल्लाह हाफिज बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं।